हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया के द्वारा शुरू किया गया खाकी सीरीज का टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। 6 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं, 29 पदक जीते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का जो स्थान रहा है वो 18वां रहा है। याद रखेंगे, भारत का स्थान जो रहा है 18वां रहा है। और पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक जो थे यह सुनील अंतिल और भाग्यश्री थे। और एशिया में पहली बार पैरा ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था यह 1964 में टोक्यो जापान में हुआ था और अंतिम बार 2020 में भी टोक्यो में ही आयोजित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि पैरा ओलंपिक का पहली बार जो आयोजन किया गया था 1960 में रोम इटली में किया गया था और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन यह पेरिस फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना संबंधित है। तो जो सौभाग्य योजना संबंधित है यह आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से सौभाग्य योजना संबंधित है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो सौभाग्य है 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवार जिसमें एपीएल और बीपीएल दोनों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार बीपीएल हैं उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्राजील जो है ब्रिक्स का सदस्य है, रूस भी है, चीन भी है। जो ब्रिटेन हो जाएगा यह ब्रिक्स का सदस्य नहीं होगा। ब्रिक्स की जो औपचारिक स्थापना हुई थी तो पहले ब्रिक के रूप में हुई थी 2006 ईस्वी में हुई थी और उस समय 4 सदस्य देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। वहीं 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स के नाम से जाना गया। पहले इसका जो नाम था वह BRIC यानी ब्रिक था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो साउथ अफ्रीका एस से शुरू होता है तो इसमें एस शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स से फेमस हो गया। और इसका जो मुख्यालय है शंघाई चीन में है। और ब्रिक्स का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था यह 16 जून 2009 को रूस में हुआ था और ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में इसका अध्यक्षता जो है साउथ अफ्रीका ने किया था और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था यह इसका अध्यक्षता जो है रूस करेगा, यानी रूस के द्वारा किया गया है। और ब्रिक्स का जो 17वां शिखर सम्मेलन 2025 का अध्यक्षता यह ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ब्रिक्स में अभी टोटल 10 सदस्य देश हैं। 2024 में 4 नए देश जुड़े हुए हैं जिसमें शामिल है मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया तथा 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। याद रखेंगे, जल जीवन मिशन जो योजना है इसका घोषणा जो है पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को हुआ था और इस मिशन के द्वारा भारत के सभी जो सुदूर गांव है वहां हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया था, लेकिन इस अवधि को बढ़ा करके अब 2028 कर दिया गया है। याद रखेंगे, पहले इसका जो लक्ष्य था 2024 तक था। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया है यह गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। तो हमारे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो आयोजन किया गया है यह 7 से 11 फरवरी 2025 को गुजरात के गांधीनगर में किया गया। और बिम्स्टेक के मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है 2025 इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे जो बिम्स्टेक है तो बिम्स्टेक का जो स्थापना हुआ था यह
1997 में बिम्स्टेक का स्थापना किया गया था और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है यह ढाका में है। याद रखेंगे, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। और बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। नेक्स्ट है 34वां ब्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो जो 34वां ब्यास सम्मान है 2024 का, यह सूर्यबाला को दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्यबाला की ही कृति है जिसको ब्यास सम्मान मिला है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, यह उपन्यास है और इनके लिए 2024 का जो पुरस्कार है ब्यास सम्मान, यह सूर्यबाला को दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे 2023 में पुरस्कार दिया गया था ब्यास सम्मान, यह पुष्पा भारती को दिया गया था। और पुष्पा भारती को जो है इनके कृति के लिए दिया गया था यादें यादें और यादें। और जो 2022 में दिया गया था यह ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, उनके उपन्यास पागल खाने के लिए दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि विश्व की पहली मिस एआई का ताज जो है यह केंजा लेली को दिया गया है। और ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार जो है यह राहुल गांधी को दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और नेपाली सेना का मानद जनरल रैंक का उपाधि जो मिला है यह उपेंद्र द्विवेदी को मिला है। नेक्स्ट है अठारहवीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि दर्ज की गई है 1446 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिसमें वनावरण जो है वनावरण है 156 वर्ग किलोमीटर, वहीं जो वृक्ष आवरण है यह 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो भारत के द्वारा 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे जो AIDC है, तो AIDC का जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। और अंतरिक्ष मलबा से मतलब होता है कि पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाली जो गैर कार्यात्मक कृत्रिम वस्तुएं हैं उसको हम लोग बोलते हैं मलबा बोलते हैं। साथ ही कुछ लक्ष्य याद रखेंगे भारत सरकार का कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है यह 2047 तक रखा गया है। उसके बाद चंद्रयान 4 जो है उसको लॉन्च करने का जो लक्ष्य है यह 2028 तक रखा गया है, यानी 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का जो लक्ष्य है यह 2030 तक ही रखा गया है। और साथ ही 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य यह भी 2030 तक है। और भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है यह भी 2030 तक रखा गया है। और HIV एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है यह भी 2030 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी जो ब्रेन इम्प्लांट होता है किया गया है? तो यह किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के निवासी है उरान नोल्सन। तो उरान नोल्सन का मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। और मस्तिष्क में गहराई तक विद्युत संकेत भेजने के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो होता है DBS, इसका उपकरण का प्रयोग किया गया है। और इसका प्रयोग मिर्गी के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का जो खिताब है एजानिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो एजानिक सिनर जीते हुए हैं पुरुष एकल, यह इटली के हैं। और उप विजेता जो रहे हैं यह अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में मैडिसन कीज ने जीता है जो USA की हैं। और उप विजेता जो है आरेना शबालेंका, यह बेलारूस की हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जो शुरू किया गया है यह जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और यह मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं?
तो ये है तेगवीर सिंह। याद रखेंगे, तेगवीर सिंह 5 साल की उम्र में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बन गए हैं और तेगवीर सिंह पंजाब के निवासी हैं। नेक्स्ट है किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो यह है मलेरिया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा है याओंडे घोषणा पत्र। इसका जो संबंध है अफ्रीका से है और इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का फैसला किया है और याओंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। याद रखेंगे, जो याओंडे है अफ्रीकी देश है, कैमरून उसकी राजधानी है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहां संपन्न हुआ है? तो गगन शक्ति जो संपन्न हुआ है यह जैसलमेर में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह अभ्यास जो है देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भी शामिल है। साथ ही याद रखेंगे, जैसे कुछ सैन्य अभ्यास है, जैसे गरुड़ शक्ति जो है, तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, और एक होता है विनवैक्स जो भारत और वियतनाम के बीच में होता है। ऑस्ट्रा हिंद जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। नसीम अल बहर जो है भारत और ओमान के बीच में होता है, और शिम्बेक्स जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। वैसे ही काजिन जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। वरुण युद्ध अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अल नजा जो होता है यह भारत और ओमान के बीच में होता है, और एक होता है उदार शक्ति। तो जो उदार शक्ति होता है यह भारत और मलेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है अमृतलाल मीणा को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं अमृतलाल मीणा, इनको बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इन्होंने ब्रजेश मेहरोत्रा का स्थान लिया है। इनसे पहले जो थे ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव थे और उनका कार्यकाल जो है अगस्त 2025 तक है, और इससे पहले श्री मीणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो एंटी रेप बिल जो है यह पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा पास किया गया है और इसका मकसद पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल के बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना है। साथ ही याद रखेंगे, योग्य श्री योजना प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए जो SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, यह योजना भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे, योग्य श्री योजना शुरू किया गया है, यह पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो भारत का पहला जो जनरेशन बीटा बेबी बॉय है यह मिजोरम में पैदा हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2025 के आगमन पर भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन मिजोरम के आइजोल में मिला और जनरेशन बीटा को ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क मैकिंडल ने गढ़ा था, जो जनरेशन अल्फा 2010 से 24 के बाद की पीढ़ी को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है EOS-09 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? तो तीसरे चरण में खराबी आने के कारण हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसरो ने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है PSLV C61 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है EOS-09 को प्रक्षेपित किया, लेकिन EOS-09 मिशन ये पूरा नहीं हो सका क्योंकि तीसरे चरण के दौरान जो है इसमें कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। हालांकि इसरो ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जिसमें PSLV रॉकेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है EOS-09 को उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो ये हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुच्छेद 312 है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 312 या संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है और इसके अनुसार जो है
यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य जो होते हैं या सहमत होते हैं, यानी 2/3 जो होते हैं सदस्य होते हैं या सहमत होते हैं, तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। और साथ ही ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियम किया जा सकता है। और राज्यसभा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन के नाम से जानते हैं, और इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। साथ ही याद रखेंगे कि राज्यसभा का संरचना है यह आर्टिकल 80 में दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह भारत में संविधान के संसदीय स्वरूप को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 250 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत जो है वो बंद है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वही अनुच्छेद जो 249 है, तो 249 के अनुसार दिया गया है कि संसद राज्य सूची के मदों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि संसद के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रहित में राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी मत पर कानून बना सकती है। साथ ही याद रखेंगे कि यदि आपातकाल लागू है या किसी राज्य को राष्ट्रपति शासन जो 356 के तहत रखा गया है, तो राज्य जो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। वहीं आर्टिकल जो 253 दिया हुआ है, इसके अनुसार होता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून पारित कर सकता है यदि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या विदेशी शक्तियों के साथ संधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होता है। और जो अनुच्छेद 252 होता है, तो अनुच्छेद 252 के अनुसार होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं कि राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मत पर संसदीय कानून होना वांछनीय है, तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो विधान परिषद में टोटल 5/6 सदस्य होते हैं, इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। याद रखेंगे 1/6 सदस्य जो होता है विधान परिषद में यह राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो होता है यह अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन के माध्यम से की जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 171 है, अनुच्छेद आर्टिकल जो है 171 है, इसमें विधान परिषदों के संरचना के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया है यह भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मिला है। ऑप्शन सी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार का प्रावधान। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। वही अनुच्छेद 22 जो है इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और अनुच्छेद जो 23 है इसमें मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का निषेध किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक वर्णित है। याद रखेंगे 19 से 22 तक जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा के लिए जो सीटें आवंटित की गई है उसमें से जो 6 सीटें हैं यह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में लोकसभा के लिए टोटल 40 सीटें आवंटित है।
और वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों में से 84 जो है अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। बिहार में जो है आरक्षित सीटें जो हैं उनमें शामिल है 6 सीटें गया, समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज और सासाराम। ये 6 सीटें जो हैं बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि आर वेंकटरमन, भैरव सिंह शेखावत और जाकिर हुसैन जो है यह राष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पे कार्य कर चुके हैं। और नीलम संजीव रेड्डी ही हैं ऐसे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया है। भैरव सिंह शेखावत जो हैं यह उपराष्ट्रपति थे पर राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो आर्टिकल 93 है यह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रदान करता है और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो होती है यह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो इसमें हो जाएगा लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। यह अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और प्रस्ताव के समर्थन के लिए 50 सदस्यों की जो होती है सहमति आवश्यक होती है। साथ ही याद रखेंगे कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है और यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखते हैं, जो डेंगू बुखार होता है यह एरोवायरस से होता है। प्लेग जो होता है यह अर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। उसके बाद जो है सिफिलिस जो होता है यह ट्रेपनोसोमा पैलिडम के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जो सिफिलिस होता है यह ट्रेपनोसोमा पैलिडम के कारण होता है और जो मलेरिया होता है यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। साथ ही याद रखेंगे कि सुजाक या निसेरिया गोनेरिया जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। तो इसका प्रमुख लक्षण होता है कि इसमें विटामिन ए की जो होती है उच्च मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस में विटामिन ए उच्च मात्रा में होती है। 1990 के दशक के अंत में 2 यूरोपीय वैज्ञानिकों ने डैफोडिल से बीटा कैरोटीन युक्त जो राइस जीन को प्रवेशित करके गोल्डन चावल को विकसित किया था। और गोल्डन राइस जो है ये ओराइजा सटाइवा वैज्ञानिक नाम की एक किस्म है और गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन के होने के कारण इसका रंग जो होता है सुनहरा पीला होता है। नेक्स्ट है, कठोर साबुन है। तो कठोर साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मृदु साबुन जो होता है यह उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के जो पोटेशियम लवण होते हैं यह होते हैं मृदु साबुन होते हैं। और उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं यह कठोर साबुन होते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रताग्राही जो गुण होता है यह अधिक होता है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। जो ग्रेव्स रोग होता है तो ग्रेव्स रोग जो होता है यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। उसके बाद होता है डायबिटीज मेलिटस जो होता है यह होता है अग्नाशय का हो जाएगा। उसके बाद डायबिटीज एनसीपीडीज जो होता है यह पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। और एडिसिन जो रोग है यह होता है एडिनल कार्टेज से होता है संबंधित। याद रखेंगे ग्रेव्स रोग जो होता है यह थायराइड हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। याद रखेंगे जो ग्रेव्स रोग है यह थायराइड ग्रंथि में जो होती है
थायराइड हार्मोन उसके अधिक स्राव के कारण होता है। और डायबिटीज मेलिटस जो होता है यह अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन के कम स्राव के कारण होता है। और जो डायबिटीज इंसिपिडिस होता है यह पश्चवर्ती जो पिट्यूटरी होती है वहाँ से एडीएन के कम स्राव के कारण होता है। उसके बाद होता है एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है, इससे हार्मोन के कम स्राव के कारण एडिशन की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है। जैसे दिया हुआ है साइकस जो दिया है, साइकस क्या होता है, सबसे बड़ा पुमांग होता है, याद रखेंगे साइकस हो जाएगा सबसे बड़ा पुमांग हो जाएगा। उसके बाद लोडोसिया होता है यह सबसे बड़ा फल होता है। और रेफ्लेसिया जो होता है यह सबसे बड़ा फूल होता है, पुष्प होता है। ऑर्किड जो होता है यह सबसे छोटा बीज होता है, याद रखेंगे ऑर्किड जो हो जाएगा सबसे छोटा बीज होता है। फिर से देख लेते हैं, सबसे छोटा बीज हो जाएगा ऑर्किड हो जाएगा। और सबसे बड़ा फल जो होता है उसको लोडेसिया बोलते हैं। और सबसे बड़ा फूल जो है उसका नाम रेफ्लेसिया है। और सबसे बड़ा पुमांग जो होता है यह साइकस होता है। साथ ही याद रखेंगे कि सबसे छोटी पादप कोशिका जो होती है उसका नाम साइकोप्लाज्मा है। और सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है वह शैवाल का होता है। सबसे छोटा पादप पुष्प जो होता है वह वोल्फिया होता है। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिज होती है कान की। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, एक डाउन सिंड्रोम बालक में गुणसूत्र होता है। तो एक डाउन सिंड्रोम बालक में जो गुणसूत्र होता है वह XY होता है। डाउन सिंड्रोम शिशु में जो होती है 21वीं जोड़ी में गुणसूत्र 2 के बजाय 3 सूत्र वाले होते हैं। और इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे में त्वचा खुरदरी, जीभ जो होती है मोटी होती है और मुख खुला तिरछी पलकें होती है। और डाउन सिंड्रोम में बालिका में लिंग गुणसूत्र जो होता है वह XX होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो होती है यह सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 2 अवस्थाएं होती है, एक होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया और एक होती है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। अब पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन के रूप में स्थिर करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक उपचयन अपचयन क्रिया होती है, जहाँ पे जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा CO2 का उपचयन जो होता है यह शर्करा के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है, दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो दलहन पौधों की जड़ों में गांठों में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है यह नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दलहनी पौधों की गांठों में यह राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। याद रखेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कार्पस ल्यूटिकम द्वारा स्रावित होता है और ये जो होता है गर्भावस्था के दौरान को गर्भावस्था को रोकता है और भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में रोपित करता है। और प्लेसेंटा जो होता है प्लेसेंटा निर्माण करता है तथा गर्भाशय में भ्रूण के विकास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा टीबी। टीबी जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में यक्ष्मा भी बोलते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होने वाला रोग है। यह धुएं, खांसी, छींक और रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से फैल सकता है। और डेंगू जो होता है यह डेंगू वायरस से होने वाला रोग है जिसकी वाहक जो होती है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर होती है और यह वाहक मच्छर के काटने से होता है। वहीं जो एड्स रोग होता है, एड्स रोग का प्रसार जो होता है यह लैंगिक संभोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त या अन्य व्यक्ति को चढ़ाना और प्लेसेंटा के संपर्क से होता है। और जो ग्वाइटर रोग होता है घेंगा रोग में आयोडीन की कमी से होता है और इसमें गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि जो होती है यह फूल जाती है। नेक्स्ट है, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। तो साबुन जो होता है स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड और पॉमिटिक एसिड सभी का
सोडियम और पोटेशियम लवण है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ड्री साबुन जो होता है प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है और साबुन को इथेनॉल में घोल करके विलायक और आधिक्य की बाधित कर पारदर्शी साबुन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट या माचिस सुमेलित नहीं होगा। अगला है क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है यह कृषि में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है यह KNO3 होता है। अगला है मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा गया है। अगला है मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है यह शुष्क सेल में प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है यह संचायक सेल में प्रयोग होता है और जो यूरेनियम होता है यह परमाणु बम में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो होते हैं यह सल्फोनिक अम्ल को निष्कासित करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और ये एंजाइम जो होते हैं प्याज के एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है और साथ ही सल्फेनिक अम्ल जो होता है साइन प्रोथेंटियल होता है एक एस ऑक्साइड में बदल जाता है और जब साइन प्रोथेंटियल एस ऑक्साइड हमारी आंखों के संपर्क में आता है तो हमारी आंखों की लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है यह परेशान होती है और इससे आंखों में जलन और आंसू आने लगते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। ये होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जिसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक रंगहीन तैलीय द्रव होता है और इसे नोबल का तेल कहते हैं और यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अपक्रिया करके बनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे एक होता है TNT, तो TNT होता है जो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, यह सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO की क्रिया से बनाया जाता है। और एक होता है TNP होता है यानी होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो होता है, तो यह जो है इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं और यह फिनॉल और सांद्र HNO3 अम्ल की अभिक्रिया से बनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। तो इसमें जो है ब्लड जो हो जाएगा यह प्राकृतिक कोलाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह होता है रीन आवेशित कोलाइड निकाय है। साथ ही याद रखेंगे जो ब्लड होता है यह सोल कोलाइड है और ब्लड में ध्रुव में ठोस का परिक्षेपण होता है और यह एक संयोजी ऊतक भी है, कनेक्टिंग टिश्यू है और यह शरीर को पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गति करने वाली वस्तु का उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण हो जाएगा यह समरूपीय त्वरण गति हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु के वेग के बराबर समानांतरों में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो उसका त्वरण जो होता है एक समान रहता है। और जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है। तो किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत होती है, इसका अर्थ होता है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किसी पदार्थ की जो तापमान है ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। नेक्स्ट है गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो होता है यह बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गति के दौरान जो है टायर के अंदर आयतन नियत रहता है किंतु वायु का जो ताप होता है टेम्परेचर वह बढ़ जाता है और नियत आयतन पर गेलुसाक के नियम के अनुसार जो होता है जो P होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T का हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि वायु के तापमान में वृद्धि के कारण जो है टायर के अंदर का दाब भी हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। इसमें हो जाएगा पहले माइक्रो तरंग हो जाएगा, फिर अवरक्त किरण, फिर एक्स किरण, फिर गामा किरण हो जाएगा। और यह जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के
बढ़ते क्रम में लगाया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो आवेश होता है यह शून्य होता है, 0 होता है, और यह तरंग प्रकाश के वेग में गमन करता है। और माइक्रो तरंग जो होता है इसका खोज हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे माइक्रो तरंग का जो खोज किया गया था यह हर्ट्ज के द्वारा किया गया था, और यह अवरक्त उष्मीय विकिरण है। साथ ही याद रखेंगे जो एक्स किरण है, तो एक्स किरण जो है इसको रोentgen के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें स्वयं का डीएनए होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है। पहला में राजवंश दिया हुआ है और दूसरे में सिक्कों की धातु दिया हुआ है। पहला है कुषाण वंश के द्वारा चलाया गया था स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के, यह बिल्कुल सही है। गुप्त वंश के द्वारा चलाया गया था स्वर्ण और रजत के सिक्के, यह भी सही है। और सातवाहन वंश के चलाया गया था, यह स्वर्ण नहीं होगा, शीशे के सिक्के चलाया गया था। याद रखेंगे सातवाहन वंश के द्वारा शीशा का सिक्का चलाया गया था, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद कलचुरी वंश जो है यह स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के कलचुरी वंश के द्वारा चलाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, और भारत में सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। और सोने के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के भी चलवाए थे, याद रखेंगे। और गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। और साथ ही याद रखेंगे कि सातवाहन वंश के द्वारा शीशे, तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट है राक्षसी तंगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था तो विजयनगर का जो शासक था सदाशिव राय था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था इसको हम लोग बनीहट्टी का युद्ध भी बोलते हैं या राक्षसी तंगड़ी भी बोलते हैं। तो बनीहट्टी या राक्षसी तंगड़ी का जो युद्ध हुआ था यह 1565 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे यह 1565 ईस्वी में हुआ था, और इस समय विजयनगर का जो शासक था तुलु वंश के शासक थे सदाशिव राय, और इस पर वास्तविक शक्ति जो है मंत्री राम राय के हाथों में थी। साथ ही याद रखेंगे कि विजयनगर सेना का नेतृत्व जो है मंत्री थे राम राय के हाथों में था, और बरार इस विजयनगर के विरोधी गठबंधन में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। तो हो जाएगा पहला है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, यह भी सही है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था, यह भी सही है। तो यह तीनों जो प्रस्ताव है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। 1, 2, 3 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसमें मौलिक अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, और साथ ही गांधी इरविन समझौते का भी अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है। तो सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में से हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है, और रावी का जो उत्खनन किया गया था यह 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि हड़प्पा के उत्खनन से उर्वरता की देवी जो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र जो है, सावधान पेटिका और स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि मिला है, और इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट जो 19 मार्च 1919 को आया था उसका विरोध किया था,
और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की और यह गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन भी था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे जैसे चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 में नील की खेती के लिए, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में लगान वृद्धि की समाप्ति के लिए, उसके बाद अहमदाबाद अनशन हुआ था गांधी जी के द्वारा 1918 में ही अहमदाबाद मिल के कर्मचारियों के लिए, और खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में खलीफा की सत्ता स्थापना हेतु, और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा 1920 में किया गया था स्वराज के लिए, और दांडी मार्च जो है 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया पूर्ण स्वराज के लिए। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा 1942 में शुरू किया गया और अंग्रेजों के शासन की समाप्ति के लिए। उसके बाद एक था नोआखाली विद्रोह सत्याग्रह हुआ था जो 1946 में हुआ था सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। यह सभी गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मजलिस ए खलवत की जहां बैठक होती थी उसे मजलिस ए खास कहते थे, और बार ए खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। और एक होता था बार ए आजम, तो जहाँ बार ए आजम होता था वहाँ सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और दूसरा दिया हुआ है वर्ण आधारित कार्य का विभाजन। तो जो ब्राह्मण होते थे वह यज्ञ का काम करते थे, उसके बाद जो शूद्र होते थे वह सेवा का काम करते थे, जो वैश्य होते थे वह व्यापार करते थे, और क्षत्रिय होते थे वो रक्षा का काम करते थे। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैदिक काल का समाज जो है 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। साथ ही याद रखेंगे कि तीसरे स्थान पर जो विष थे या वैश्य, जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, और शूद्रों का जो स्थान था अंतिम था। यह तीनों वर्णों की सेवा इनका मुख्य काम था। नेक्स्ट है शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो शेरशाह ने चौसा के युद्ध के बाद जो है शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह ने 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा बक्सर में युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था, और चौसा के युद्ध के विजय के होने के बाद शेर खान जो है शेरशाह के नाम से शेरशाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर विराजमान हुआ था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो है प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी यह आत्मीय सभा थी। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो आत्मीय सभा थी इसका स्थापना 1815 में किया गया था। वहीं 1825 में वेदांत कॉलेज का जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे 1825 में मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया था। वहीं 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना किया गया था, और 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना जो है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जबकि तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे 1839 में तत्वबोधिनी सभा जो है इसका स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कर दिया और इस मार्ग का पुनः निर्माण करवाया था। तो यह था लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल जो था 1836 से लेकर के 42 तक था, और इस समय कोलकाता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया गया, और इसी के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट है अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था। तो अरब यात्री जो था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था यह 1135 से लेकर के 1351 ईस्वी तक
तुगलक वंश का शासनकाल रहा था और इसके काल में उत्तर अफ्रीका का एक अरब यात्री था इब्न बतूता, यह भारत आया और उसने यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था यह विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था और आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास में था, लेकिन संपूर्ण देश की भागीदारी इसमें अवश्य थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वह क्लीमेंट एटली थे। याद रखेंगे, स्वतंत्रता मिलने के समय जो थे यह क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है यह 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा बंगाल गजट शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। साथ ही याद रखेंगे इसका नाम द बंगाल गजट था, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण इसका प्रकाशन जो है बंद कर दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने 1853 ईस्वी में रस्त गुफ्तार जो है गुजराती समाचार पत्र का पारसी धर्म सुधार के लिए शुरू किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यह भी याद रखेंगे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। और रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे इन्होंने होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, पत्रिका का प्रकाशन किया था। और लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो इसमें जो था यूएसए यानी अमेरिका था। यूएसए जो है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था और इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियां जो थी, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि थे, और मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ शामिल थे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो हुआ था 2 सितंबर 1945 को हुआ था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था। साथ ही याद रखेंगे कि जो दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का जो मुख्य श्रेय है यह रूस को दिया जाता है। और अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय जो यूरेनियम 235 था तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन जिसमें प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम को गिराया गया था। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र के जो संगठक होते हैं इसमें जीव और अजीव दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग जो किया गया था यह अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। नेक्स्ट है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो है हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो भूकंप का अध्ययन होता है इसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट है तुमालापल्ली खदान जो है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। तो जो तुमालापल्ली खदान है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के जो कडप्पा जिला है वहाँ पे तुमालापल्ली खदान स्थित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2011 में
भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने एक रिपोर्ट के अनुसार इस खदान में करीब 49,000 टन यूरेनियम उपलब्ध है और 2014 की रिपोर्ट के अनुमानों से को बढ़ा करके लगभग 85,000 टन कर दिया गया था और इस खदान को संसार के सबसे बड़े यूरेनियम खदानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। याद रखेंगे, गंगा के मैदान को एक जियोसिलाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को जो अलग करती है ये हो जाएगा हमारा बेरिंग जल संधि। याद रखेंगे, जो जल संधि है समुद्र के ऐसे तंग संकरे मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े समुद्र को जोड़ता है। तो बेरिंग जल संधि जो हो जाएगा अमेरिका और रूस को अलग करता है। और एक होता है और यह साथ ही यह अलास्का और रूस को अलग करती है। वैसे ही एक जल संधि इसका नाम है फॉर्मोसा। जो फॉर्मोसा जल संधि है यह चीन और ताइवान के बीच में है और जो युकाटान जल संधि है यह मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। वैसे ही एक कुक स्टेट, तो जो कुक स्टेट है यह न्यूजीलैंड में स्थित है और एक है हडसन जलडमरू मध्य जो बफिन द्वीप और उंगावा प्रायद्वीप को अलग करता है। और जिब्राल्टर की जो खाड़ी है स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। और एक है बेरिंग स्टेट, यह अमेरिका से एशिया को अलग करता है। उसके बाद है एक है बॉस्फोरस जल संधि। तो बॉस्फोरस जो है यूरोप को एशिया से विभाजित करता है। नेक्स्ट है वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद होता है? तो वर्षा जल संचयन जो होता है ये भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए फायदेमंद होता है। ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए और भविष्य की जरूरतों के लिए भी वर्षा जल को टैंकों में इकट्ठा करने और संग्रह की एक विधि भी है। और वर्षा का जल जो है गड्ढों में इकट्ठा होगी तो पानी को डाउन स्पॉट में और फिर किसी प्रकार के भंडारण पोत में प्रवाहित कर सकती है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ता है। और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सड़क परियोजना है। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की जो लंबाई है यह 5846 किलोमीटर है। याद रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ने वाली जो सड़क है उसका लंबाई 5846 किलोमीटर है। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की जो शुरुआत है यह 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें पहला दिया हुआ है कॉफी बोर्ड। तो जो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थित है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद जो रबर बोर्ड है तो रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है यह हो जाएगा कोट्टायम में। याद रखेंगे, कोट्टायम केरल में जो है रबर बोर्ड का मुख्यालय है। उसके बाद जो चाय बोर्ड है उसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। और जो तंबाकू बोर्ड है इसका मुख्यालय गुंटूर में हो जाएगा। तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम हो जाएगा, चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा और तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय हो जाएगा वह गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज तथा हिमालय के बीच जो स्थित है उसे हम लोग कुमायूं हिमालय बोलते हैं। याद रखेंगे कि जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है तो उसमें सबसे पहले जो है सिंधु और सतलज उसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद है सतलज और काली के बीच में है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली और तीस्ता के बीच में जो है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है उसे दिहांग हिमालय या असम हिमालय बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे जो इसमें कुमायूं हिमालय है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में विस्तृत है और नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल तथा कामेत आदि इसी क्षेत्र में प्रमुख चोटी हैं। और नदियों के आधार पर हिमालय को सिडनी बुराड नामक भूगोलवेत्ता ने बांटा था। याद रखेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है यह सिडनी बर्राड नामक भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था। और इसमें सबसे बड़ा जो हो जाएगा वह नेपाल हिमालय हो जाएगा जो लगभग 800 किलोमीटर का है। याद रखेंगे यह 800 किलोमीटर का जो है यह है नेपाल हिमालय।
नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में जो नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है यह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। और यह जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा भी बनाता है। याद रखेंगे जो नियाग्रा वाटरफॉल है यह अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा भी बनाता है। साथ ही याद रखेंगे कि सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है और इस कारण नियाग्रा जलप्रपात को सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित माना जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित प्रमुख झीलें जिसमें शामिल है ह्यूरॉन झील, इरी झील, सुपीरियर झील और ओंटारियो झील। याद रखेंगे कि अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित झील हैं ह्यूरॉन झील, उसके बाद इरी झील और सुपीरियर झील और ओंटारियो झील। ये सभी 4 झीलें जो है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। तो जो कृष्णा नदी पर स्थित है श्रीशैलम बांध यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे जैसे नागार्जुन सागर जो बांध है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। वहीं जो कोयना बांध है, कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर स्थित है। और इंदिरा सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद एक है इडुक्की बांध। तो जो इडुक्की बांध है यह केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। वैसे ही है गांधी सागर बांध। तो जो गांधी सागर बांध है यह मध्य प्रदेश में ही है और चंबल नदी पर स्थित है। वैसे ही एक है उकाई बांध। तो उकाई बांध जो है यह गुजरात में है और यह तापी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। पहला है चिनूक जो है यह स्थानीय पवन है, यह अमेरिका का स्थानीय पवन है, चिनूक हो जाएगा। फॉन जो है फॉन हो जाएगा यह स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है सिरेको। तो सिरेको जो है यह सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत युक्त हवा है जिसको हम लोग सिरेको बोलते हैं। तो यह कनाडा नहीं होगा, यह सहारा में बहती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सुमेलित, सॉरी ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वैसे जो लू है यह लू भारत में चलती है, यह पंजाब की तरफ से शुरू होती है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है। तो बिहार में जो है गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में जो है महानंदा शामिल नहीं होगी। बाकी जो नदी है कर्मनासा, पुनपुन और सोन नदी यह बिहार में गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से आकर मिलती है। साथ ही याद रखेंगे कि महानंदा जो है यह बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले में बहती है और यह नदी हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। और गंगा नदी जो है बिहार की प्रमुख नदी है और गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है और यह नदी बिहार के मैदानों को 2 भागों में बांटते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है पायराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो पायराइट जो है यह मुख्य रूप से रोहतास में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खास करके जो सोन घाटी क्षेत्र है वहां पे पायराइट पाया जाता है और रोहतास के भीतर जो है अमझोर क्षेत्र पायराइट भंडार के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है और बिहार में भारत के पायराइट संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के पायराइट एस का उत्पादन का लगभग जो 95% है यह बिहार से उत्पादन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है। तो जो लॉरेंस वक्र होता है यह आय वितरण को दर्शाता है, याद रखेंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, यह लॉरेंस वक्र होता है। आय के वितरण की विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला लॉरेंस वक्र कहलाता है और यह जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री जो थे मैक्स और लॉरेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन धान्य योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखते हैं। पहला है पीएम धन धान्य योजना से संबंधित है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। उसके बाद है ऋण उपलब्धता, फसल विविधीकरण। उसके बाद है 2.7 करोड़ किसानों को लाभ। यह जो हो जाएगा पीएम धन धान्य योजना से संबंधित विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
साथ ही याद रखेंगे कि 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 25-26 पेश करते हुए केंद्रीय बजट में विकास के 4 प्रमुख इसमें शामिल हैं इंजन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश, निर्यात के साथ ही कृषि क्षेत्र में विकास में गति लाने और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य शामिल किया गया है। और प्रधानमंत्री धन धान्य जो योजना है, कृषि योजना, इससे देश भर में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो कि यहाँ पे 2.7 लिखा हुआ है। तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था यह प्रोफेसर रेगनर नक्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी का दुष्चक्र बताता है कि कम आय का स्तर जो होता है कम निवेश और कम बचत की ओर ले जाता है, इसलिए निवेश की दर कम होगी जिससे उत्पादकता दर में कमी आएगी, जिससे फिर से कम आय होगी। और प्रोफेसर रेगनर नक्स का मानना है कि यह उन कारकों के चक्रीय समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर जो है सरकार द्वारा प्रभावित होती है इसे हम लोग प्रतिबंधित मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध ना हो वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। याद रखेंगे जो दुर्लभ मुद्रा होती है या आसानी से उपलब्ध नहीं होती है इसे हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि आरबीआई की मौद्रिक नीति अप्रैल 2025 के अनुसार जो है रेपो रेट हो जाएगा 6% हो जाएगा। उसके बाद जो बीआर है बैंक रेट जो है बैंक रेट 6.25% है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है यह 4% है और साथ ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है यह 6% है। याद रखेंगे रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है यह दोनों 6% रखा गया है। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है यह 1986 में आया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया है। इसके तहत जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के आधार पर त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। और इस अधिनियम को अनुसूचित व्यापार प्रथाओं, माल में दोष और सेवाओं में कमियों की जांच के लिए उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं जो गोस्वामी समिति है यह औद्योगिक युग्मता की समस्या से के लिए बनाई गई थी, यह बिल्कुल सही है। अगला है जो जानकी रमन समिति है इसका संबंध जो है शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से है। और जो मल्होत्रा समिति है यह बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला जो है तारापुर समिति, तो जो तारापुर समिति है इसका संबंध हो जाएगा बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं होगा। तारापुर समिति जो है ये पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित की गई थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो जानकी रमन समिति है यह प्रतिभूति लेन देन में अनियमितताओं की जांच के लिए बनाई गई थी। वैसे ही एक थी के कस्तूरीरंगन समिति जो 2017 में बनाई गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मसौदा तैयार किया गया है यह के कस्तूरीरंगन कमेटी के द्वारा की गई है। और एक है राजा चिलैया समिति जिसका संबंध जो है कर संरचना यानी टैक्स सुधार से संबंधित है। और एक है कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग का जो स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था। भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कोठारी आयोग बनाया गया था। वैसे ही एक बनाया गया था खुसरो समिति। खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित है। और एक मल्होत्रा समिति जो है यह बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा के लिए बनाई गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था यह अररिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। याद रखेंगे फारबिसगंज के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। और उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया था। उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जिसमें शामिल है ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी। साथ ही मैला आंचल और प्रति परिकथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। नेक्स्ट है फिनलैंड की संसद कहलाती है।
तो फिनलैंड का जो संसद का नाम है वह है एडुस्कुंटा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो नेशनल असेंबली है यह पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है, और जो कांग्रेस है यह अमेरिका के संसद का नाम है। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे जैसे इटली का संसद का नाम पार्लियामेंट है, उसके बाद भारत के संसद का नाम संसद ही है, और डेनमार्क का जो संसद है उसका नाम है फॉल्केटिंग, और भूटान के संसद का नाम त्सोंगडू है। वैसे ही पोलैंड के संसद का नाम जो है सेजिम है, और इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। याद रखेंगे इजराइल के संसद का नाम नेसेट है, और ईरान के संसद का नाम मजलिस है, और स्पेन का जो संसद है उसका नाम है कोर्टेस। वहीं जो मिस्र है, मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। याद रखेंगे मिस्र के संसद का नाम जो है पीपुल्स असेंबली है। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क जो कानपुर में है किस खेल से संबंधित है। ग्रीन पार्क ये स्टेडियम है जो कानपुर में स्थित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में प्रमुख स्टेडियम है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, एक है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, और एक है अरुण जेटली स्टेडियम जिसका पहले नाम था फिरोज शाह कोटला, यह दिल्ली में है, और एक है कीनन स्टेडियम, तो जो कीनन स्टेडियम है यह जमशेदपुर झारखंड में है, और एक है मोइनुल हक स्टेडियम जो कि पटना बिहार में स्थित है। याद रखेंगे, और यह सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। और एक है फटोडा स्टेडियम, तो फटोडा स्टेडियम का एक अन्य नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी है, और यह मडगांव गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो 12 जनवरी है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और जो 12 अगस्त है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस मनाते हैं, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और जो 25 जनवरी है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो 8 मार्च है 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 12 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। साथ ही याद रखेंगे 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोनों जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे जो 11 अक्टूबर है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है होंडुरास की राजधानी कहाँ है। तो होंडुरास की जो राजधानी स्थित है यह तेगुसिगाल्पा में स्थित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक गणतांत्रिक देश है, और पूर्व में ब्रिटिश होंडुरास से अलग पहचान के लिए इसे स्पेनी होंडुरास के नाम से जाना जाता था। और यहाँ की जो राजधानी है और सबसे बड़ा जो शहर है यह तेगुसिगाल्पा है। याद रखेंगे जो तेगुसिगाल्पा है यह होंडुरास की राजधानी है। साथ ही याद रखेंगे जो निकोसिया है तो निकोसिया की जो राजधानी है यह साइप्रस है, और जो उसके बाद है नोम पेन है, तो नोम पेन जो है कम्बोडिया की राजधानी है, और जो मानागुआ है तो मानागुआ निकारागुआ की राजधानी है। याद रखेंगे मानागुआ जो है यह निकारागुआ की राजधानी है, और जो नोम पेन है यह कम्बोडिया की राजधानी है। उसके बाद जो निकोसिया है तो निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। याद रखेंगे निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। नेक्स्ट है एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर शब्दावली का जो प्रयोग किया जाता है यह रिले रेस में किया जाता है। याद रखेंगे रिले रेस में जो है एंकर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो ऊंची कूद है लंबी कूद जो है, लंबी कूद में एक यूज होता है फाउल जंपर, उसके बाद एक होता है राउंड जंप होता है, उसके बाद स्प्रिंट पावर स्प्रिंट होता है, यह लंबी कूद जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही कुश्ती में जो होता है ह्यू होता है, डबल नेल्सन होता है, अटैक द रिबाउट, यह सभी जो शब्द है कुश्ती में यूज किया जाता है। वहीं गोल्फ में जो यूज किया जाता है तो गोल्फ में बंकर, लाई, पोस्ट ये सब यूज किया जाता है। और जो तैराकी होता है तो तैराकी में फ्री स्टाइल जो होता है, और उसके बाद बटरफ्लाई, तो याद रखेंगे जो बटरफ्लाई है यह तैराकी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड द हेग में स्थित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे नीदरलैंड के हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, और विशेष रूप से पीस पैलेस में यह स्थित है, और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है।
आईसीजे की जो स्थापना है यह की गई थी 1945 में। याद रखेंगे 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किया गया था और इसने 1946 में अपना काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि जो होते हैं यह 5 प्रकार के होते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं उसको हम लोग स्वर संधि बोलते हैं और इसके 5 प्रकार जो होते हैं इसमें शामिल होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें से कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो इसमें जो इट्स है यह पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। याद रखेंगे हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखते हैं फोटोज में जो है यहाँ पे ई एस लगा है, यहाँ पे वो के बाद सीधे एस हो जाएगा। तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जो द्विज है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे कि पक्षी जो है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द जो होता है चिड़िया होता है, परिंदा होता है, उसके बाद नवचर, खेचर, खग, पाखी, यह सभी पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। और जो बादल है, बादल का पर्यायवाची शब्द जो होता है जलधर, जलद, मेघ, अभ्र, अम्बुद, वारिधर इत्यादि होता है। और ब्राह्मण का जो पर्यायवाची होता है वो होता है द्विज, भूदेव, उसके बाद विप्र, वामन, भूसुर इत्यादि जो होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। और जो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है उसमें होता है शशि, रजनीश, मयंक, हिमांशु, सुधाकर, यह सभी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे। तो ये थे रामानंद। याद रखेंगे रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था और रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का विकास हुआ था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में शामिल थे जैसे कबीर, रविदास, धन्ना, पद्मावती इत्यादि। याद रखेंगे कि भक्ति के निर्गुण और सगुण गुणों के रूप में आस्था रखने वाले जो है रामानंद थे और रामानंद के जो शिष्य थे कबीर, रविदास, धन्ना, पद्मावती इत्यादि शामिल थे।